है क्या इन इंटरनेशनल रिलेशन और भी जो नोट्स हैं हिस्ट्री वगैरह के? वो मैं जान के नहीं देता, मतलब मुझे हमेशा ये लगता है कि जो चीज ऑनलाइन है वो हमेशा बेहतर है, क्योंकि वो आप हमेशा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। परंतु अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, पर उससे फायदा नुकसान नहीं रहता है। आप वो फाइल थोड़े समय में खो देंगे, फिर वो फाइल आपको लगेगा कि अरे कहाँ गई। तो मैं और इंडिविजुअली सबको वो मुझे पीडीएफ शेयर करना पड़ता है समय समय पर, तो इसके कारण मैं थोड़ा सा उससे वो रखता हूँ। अगर आपको जरूरी है तो ठीक है। मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में लिंक रहता है, वो हमेशा रहता है, जब भी जिसको चाहिए वो उपलब्ध है। आपको जौन सा चैप्टर चाहिए हो सकता है, क्योंकि वो चैप्टर वाइज इंफॉर्मेशन है। मैं आपको 12 चैप्टर दूंगा, 8 सब्जेक्ट, 96 फाइल्स, तो फिर उसमें फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो बनाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे, हमने हेल्थ एंड डिजीज कर लिया था। हमने जूनोटिक डिजीज अभी नहीं किया है शायद। कौन कौन से चैप्टर हमने कर लिए हैं? जूनोटिक डिसीज किया है अभी नहीं? नो सर। जूनोटिक डिसीज बचा है। ये एंडेमिक वाला, ये वाला चैप्टर हम कर चुके हैं, लगभग पूरा हो चुका था ये एपिडेमिक एक्ट की बात हो रही थी। हाँ, तो इसी के ऊपर बात करें। तो ये एक्ट हम उस दिन शायद चर्चा कर रहे थे। इस एक्ट के कानून, नियम कानून में जानने में तो शायद आप लोगों को कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं होगा। एपिडेमिक एक्ट फिलहाल में काफी न्यूज में है, क्योंकि ये वो एक्ट है जिसके द्वारा सरकार अपने जो हेल्थ, क्योंकि ये पहले के समय का पुराना एक एक्ट है और इसको इन्वोक करती है, एक्ट पर काम करती है। तो उसके इसके माध्यम से जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, लोगों को क्या करना है, दुकानों को खुलना है, बंद होना है, और कहाँ लॉकडाउन होना है, वो सारे इस नियम, इस एक्ट के तहत जो शक्ति है उसको इस एक्ट के तहत प्राप्त होती है। इसके तहत कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस और रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं जिससे कि किसी बीमारी के आउटब्रेक को रोका जा सके। ये किस तरह से, जो हमारे एक्ट होते हैं, कानून होते हैं, वो इस तरह से चलते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, जो सेक्शंस में किस सेक्शन में क्या चीज लिखी हुई है, किस तरह से उसको उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो ये कानून के तहत यहाँ पर व्याख्या की गई है कि क्या क्या सरकार के पास शक्तियां हैं, कैसे वो उनको इस्तेमाल कर सकती है। अगर हमारा जो एरिया देखा जाए तो ये सेक्शन 2A है, जो कि केंद्र सरकार को एम्पावर करता है टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट एपिडेमिक। तो जो केंद्र सरकार, अच्छा, स्वास्थ्य किसका विषय है? हेल्थ इज अ हेल्थ का। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, किस में आएगा? सर हेल्थ यूनियन में आता है। यूनियन में नहीं आता, यूनियन में नहीं आता। हम्म। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि यूनियन में कोई विषय आता है या नहीं आता है? किसी को पता है कि हेल्थ किस में आता है? मेरे विचार से कंकरेंट लिस्ट में आता है, मेरे विचार से, जो मुझे ध्यान है। एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, ये दोनों हमारे कंकरेंट लिस्ट में आता है। एक बार बस चेक कर लेना। पहले के समय में ये सब्जेक्ट हेल्थ और एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट होता था, पर बाद में इसे कंकरेंट लिस्ट में इसे रखा गया है। और इस एक्ट तो कंकरेंट लिस्ट के कारण, कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? ये तीनों लिस्टों का मतलब आप लोगों को पता है? पॉलिटी थोड़ी बहुत तो आप लोगों ने पढ़ ली होगी। यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट? स्टेट और गवर्नमेंट यूनियन दोनों रूल बना सके, लॉ बना, कॉन्करेंट लिस्ट कहलाता है। हाँ, तो ये विषयों का जो डिवीजन है कि कौन सरकार, क्योंकि हमने कौन से तरीके की सरकार को चुना है, फेडरल गवर्नमेंट को। व्हाट डज फेडरल गवर्नमेंट इंडिकेट? फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो सरकार है वो द्विस्तरीय है, दो स्तर पर काम कर रही है, दो तरीके की सरकार है, द्विस्तरीय सरकार है। नंबर एक यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसके सर मुखिया हेल्थ कॉन्करेंट में ही है, अभी चेक किया। कॉन्करेंट में है ना? ठीक है, यस चलो, मुझे ठीक किया। दूसरा है यूनियन फेडरल, यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट, और दूसरा लेवल है स्टेट। तो फेडरल गवर्नमेंट ये ऐसी सरकार होती है जिसमें दो तरह की सरकार एक साथ काम करती हैं, ठीक है, दो सरकारें एक साथ काम कर रही हैं। ये सरकारों का ये हिसाब किताब क्यों रखा गया है? अब इसमें एक तीसरा लेयर भी जोड़ दूं मैं, तो सेंटर, स्टेट और पंचायत। तो ये डिवीजन क्यों करा जाता है सरकारों का? सब बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बहुत अच्छा, बिल्कुल, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। अगर राजा एक ही होगा और दिल्ली में ही बैठेगा तो क्या होगा? सर जैसे कि पहले दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हो रहा था, दिल्ली सल्तनत वाले साउथ में अपना उतनी कमांड नहीं रख पाते थे, ये भी सही है, तो वो और जीत तो नहीं पाते। इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाई है। तो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक्चुअली हम उसको उस समय के सरकार से तो खैर कंपेयर ठीक करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा कि वो मोनार्कियल गवर्नमेंट है। बट जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है, आज का आधुनिक राजनीतिक सिस्टम जो है, उसमें ये समझा गया कि भाई लोगों की भागीदारी, अगर हमें कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट बनानी है, कोई स्टेबल फॉर्मेशन बनानी है, अगर मान लीजिए सारी सरकार दिल्ली में ही केंद्रित कर दी जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है? आज के समय में हम ये सोचे कि भाई भारत में हम ये फेडरल गवर्नमेंट को हटा देते हैं और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को रहने देते हैं, वही काम करेंगे मोदी जी, जो जिसके लिए फैसला करना चाहेंगे कर देंगे। तो इसमें क्या कोई समस्या आएगी? समस्या आने की संभावना हो सकती है। यस सर। क्या? सर जैसा कि हमारे स्टेट में 76 लैंग्वेज है, तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग दिल्ली से ऑपरेट करना भी वो, मतलब दिल्ली से ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। और जियोग्राफिकल एरिया देखें तो ईस्ट का, साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट, चारों ही हम्म। तरफ से हमारे एरिया बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम्म। तो किसी एक गवर्नमेंट के लिए रूल करना बहुत हार्ड हो जाएगा। हम्म। और हार्ड होने से भी ज्यादा इसमें एक समस्या ये आती है, लोगों में एलियनेशन। सरकार होती क्या है? सबको कोई भी अलाइन राज रखो। कैसे कर पाता है? आपको अगर राज करना है तो राज करने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए? आप जनता का अपने ऊपर फेथ लाना और उनको अलाइन रखना। बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कोई मुझे इस बात का इतना अच्छा जवाब देगा, बट वेरी गुड। ठीक है, राज करने के लिए बहुत लोग इस बात को कह सकते हैं कि राज करने के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता होती है। आप अगर राजा बनना चाहते हो तो बहुत लोग कह देंगे कि हम, आपको क्या चाहिए भाई? सेना चाहिए। बट सेना आपको राजा नहीं बना सकती, ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फोर्स कैन नॉट मेक यू किंग। Force can win, army can win wars, but army cannot make you a king. To become a king, what you need is consent, सहमति। सहमति सबसे अनिवार्य होती है, सबसे जरूरी चीज होती है, राइट? अगर आप सहमत नहीं है कि आपको हम राजा स्वीकार नहीं करते हैं तो किसी का भी राजा बने रहना। आज के समय छोड़िए, मोनार्कियल गवर्नमेंट में भी राजा सरवाइव नहीं कर पाता था अगर उसका, लोगों का उस पर विश्वास ना हो। और जो लोग, जैसे हम अकबर, जो बड़े बड़े राजा हुए,
जो बहुत लंबे समय तक और जिनका बड़ा राज्य रहा, वो कैसे काम करते थे। वो सबसे ज्यादा राजा अकबर ने इतना बड़ा क्यों एम्पायर बनाया? क्योंकि उसने सहमति से शासन किया। उसने सबको मिला के राजपूताना घरों जगह जगहों पर शादियां की, उन शादियों से मतलब उनको अपना एक हिस्सेदार बना लिया राजपाट के अंदर में। तो उनको लगा कि ठीक है, अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक कॉन्फिडेंस गेन करना। अकबर ने अशोक ने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। कैसे बनाया उसने बहुत बड़ा एम्पायर? कभी कभी मैं राजा अशोक को समझने की कोशिश करता हूँ, तो उन्होंने युद्ध का साधन इस्तेमाल किया, कलिंग युद्ध लड़ा। परंतु उसके अलावा उन्होंने एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया जो किसी और राजा ने नहीं किया उस समय के, वो था मॉरल वॉर। जगह जगह जाकर लोगों को संदेश दिया कि भाई आप मेरे साथ रहो, मतलब मोरालिटी का संदेश भेजा। उसने उनको एक बड़ा राजा बनने में बहुत सहायता की। तो राज्य करने के लिए एक बड़ी अनिवार्य चीज है, वो है कंसेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने इस बात को, फेडरल सिस्टम से हमने इस बात को समझा कि खास तौर में बड़े देशों में, जो देश बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे देश हैं, वहां हो सकता है उनको फेडरल सिस्टम की जरूरत ना पड़े। पर जो बड़े देश हैं, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण हम अमेरिका का देख सकते हैं। अमेरिका ने क्या प्रॉब्लम फेस किया अपने इंडिपेंडेंट अपना एक वो बनने के बाद? अमेरिका ने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम शायद आज तक जो फेस किया है, वो किया उनका सिविल वॉर। सिविल वॉर के तहत उनके जो देश है, उनके जो साउथ के स्टेट्स थे और नॉर्थ के स्टेट्स थे, उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। और देश बिल्कुल, मतलब वो लंबा समय तक, 5 साल तक वो युद्ध चलता रहा, 4 से 5 साल तक। और वो देश लगभग बंटने की कगार पर पहुंच गया था। और उसमें अब्राहम लिंकन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, और उन्होंने मतलब उस वॉर को जीता, स्लेवरी को हटाया। तो ये उनकी अचीवमेंट थी। उस सिविल वॉर खत्म हुआ और उन्होंने उस देश को बचाया। आज नहीं तो जैसा अमेरिका हम देखते हैं, वो अमेरिका आज वैसा नहीं होता। तो जो फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम क्या देता है हमें? कंसेंट देता है। आज बंगाल के लोग, तमिलनाडु के लोग भारत के साथ जुड़े रहते हैं, भारत के ओवरऑल सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं। अन्यथा क्या होगा? अगर होगा अभी भी तमिलनाडु, अगर मैं आपको बताना चाहूं, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा अलगाववादी प्रवृत्तियां थी शुरू से ही। जब अलगाववादी के लिए गलत शब्द तरह से मत लीजिएगा, जब देश आजाद हुआ, जब 1947 में देश आजाद हुआ, तो तमिलनाडु में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो था कि तमिलनाडु को अलग राज्य बनाया जाए, तमिल प्रदेश अलग देश बनाया जाए, तमिल देश बनाया जाए। परंतु वो धीरे धीरे हमने एक ओवरऑल सिस्टम को लेकर उसको लिया। तो इस फेडरल सिस्टम के जरिए से हम दोनों की सहमति हासिल करते हैं। जो फेडरल सिस्टम होता है कि हम लोकल लोगों की, इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो पाता है। और लोगों की, हमने तमिलनाडु की अपनी एक सरकार है, तमिलनाडु के अपने फैसले वहां की अपनी सरकार लेती है। अभी उसने कहा कि नहीं, हम नीट का विरोध करते हैं, हम नीट के साथ नहीं, जबकि नीट एक ऑल इंडिया फिनोमिना है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, नीट का हम विरोध करते हैं। भाषा को लेकर वो बिल्कुल अलग नीति अपनाते, कई तरीके से तमिलनाडु बहुत अलग तरीके से वो करता है। उसके बावजूद भी वो एक देश का हिस्सा बना हुआ है। हम तमिल समझ नहीं सकते, पर तमिलनाडु और हम लोग तमिल लोग और हम लोग आपस में एक साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, जबकि हम उनकी भाषा भी नहीं समझते। तो ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा हो पाता है हमारे इस फेडरल सिस्टम के कारण। बंगाल में है, आप देखिए वहां पर मतलब काफी अलग तरीके की नीतियां, उसके बावजूद बंगाल इंडिया का कोई इसमें कोई भेद नहीं है। तमिलनाडु हमसे बहुत चीजों में नाराज हो सकता है, सरकार से, यूनियन से, मोदी जी से बहुत चीजों से नाराज हो सकता है, पर वो इंडिया से नाराज नहीं है। तमिलनाडु इंडिया से नाराज नहीं है, इंडिया में उसका विश्वास है। हो सकता है किसी का सेंट्रल गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री है, हमारी ममता दीदी हैं, तो वो नाराज हो सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के, परंतु
उसके बावजूद भी वो बंगाल जो है कभी अपने को एलिनेटेड नहीं फील करेगा, वो ये नहीं महसूस करेगा कि नहीं हम इंडिया से अलग है, क्योंकि इंडिया इज डिफरेंट देन सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन। इंडिया यूनियन गवर्नमेंट से बड़ा है, भारत यूनियन से, सेंटर से, इन सब से बड़ा है। और यही फेडरल सिस्टम की खूबसूरती होती है कि फेडरल सिस्टम हमें कुछ चीजों में एक कर देता है, कुछ में अलग अलग भी कर देता है। कुछ में आप अपना अपना तरीका अपना लीजिए, कुछ में कॉमन तरीका अपना लीजिए। जैसे कॉमन तरीका किस किस में अपनाया जाता है? डिफेंस में, कम्युनिकेशन में, फॉरेन रिलेशन में। क्योंकि हमें ये है कि भाई जब देश की सुरक्षा की बात है, जब भारत की सुरक्षा की बात है, तो कोई तमिलनाडु, बंगाल, दिल्ली कुछ नहीं है, सब भारत है। वी आर इंडियन, वी आर इंडिया, तब हम एक हैं। परंतु अगर छोटी बातें हैं, जैसे कि हमारी पुलिस हो गई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड कंट्रोल, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब विषय क्या है? ये लोकल विषय है। ये तमिलनाडु में अपने अंदर ही वो डिसाइड करें। हम यहाँ से पुलिस भेजे, उनको अच्छा लगेगा? भाई वहीं के लोग वहाँ की पुलिसिंग करें, वो जो भी गड़बड़ करें ना करें, उनको ठीक है। वहाँ का जो लैंड सिस्टम है वो वहीं के लोग संभालें। तो क्योंकि इसमें यूनियन का से होने से कोई लाभ नहीं है, यहाँ जरूर है, डिफेंस में लाभ है। तो इसलिए हमने अपने विषयों को, जो राज्य करने के विषय हैं, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उन गवर्नेंस के इश्यूज को दो हिस्सों में बांटा है। यूनियन लिस्ट जो केंद्र द्वारा संचालित होते हैं, और स्टेट लिस्ट जो राज्य द्वारा संचालित होते हैं। और ये डिवीजन कब आया था? कौन से रिफॉर्म के अंदर ये डिवीजन लाया गया था, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट का कॉन्सेप्ट? जो आजादी से पहले अंग्रेजों ने रिफॉर्म लाए थे, उनमें किस में आया था ये स्टेट, ये सब्जेक्ट्स का डिवीजन? अगर सर आजादी से पहले आया था तो एक ही एक्ट था, वो 1935 वाला। है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नहीं, 35 में तो फेडरल सिस्टम आ गया था। मैं लिस्ट का डिवीजन कह रहा हूँ। ये तीन में से आंसर बताओ। 1909 का रिफॉर्म, 1919 का रिफॉर्म और 1935 का रिफॉर्म। 1909 का सर, 1919 का, सॉरी। 1919 में आई थिंक ये था ट्रांसफर्ड फिर सब्जेक्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट का जो हाँ, कॉन्सेप्ट, जब वो आंदोलन स्टार्ट हो गए थे, जो उस समय इसको नाम दिया गया था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट कौन से थे? रिजर्व्ड सब्जेक्ट नहीं, ये भी वो नई डिवीजन है, हुआ इसी में था, पर वो उसी ये क्या था? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। इसे सर द्वैत रिजर्व सब्जेक्ट वो थे जिसपे सिर्फ क्या कहते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट ही, सॉरी, वो ब्रिटिशन ही उस पे रूल बना सकते थे। रिजर्व सब्जेक्ट वो थे। नॉट एग्जैक्टली ना। ओके। सर इसको गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडमिनिस्टर करते थे। वेरी गुड, अब ठीक बात आई। ये दो फोल्ड डिवीजन था क्योंकि 1919 के अंदर में पहली बार हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया कि भाई आपकी जो है चुने गए मंत्री आएंगे। अब वो चुने गए मंत्री क्या काम करेंगे, किस क्षेत्रों में काम करेंगे, यहाँ पर काम का डिवीजन कर दिया गया। चुने गए मंत्रियों के सब्जेक्ट अलग कर दिए गए कि जो मंत्री है, मंत्री इन्हीं विषयों पर आदेश पारित कर सकते हैं, और कुछ विषय गवर्नर के पास सुरक्षित रख दिए। इन विषयों पर केवल गवर्नर ही कानून बना सकता है, बिना गवर्नर की सहमति के कोई कानून नहीं बन सकता। जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में वो कानून मिनिस्टर प्रपोज कर सकते हैं, और अगर गवर्नर सहमति दे दे तो वो कानून बन सकता है, पर रिजर्व सब्जेक्ट में कुछ नहीं कह सकते। तो ये डिवीजन था गवर्न उसका। पर इसी समय पर सेंटर और स्टेट लिस्ट का भी शायद मेरे ख्याल से, जो मुझे ध्यान है, कि 1919 में ही ये भी कॉन्सेप्ट आया था कि कानून को जो विषय थे उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया था कि इन विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी और इन विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। तो ये जो स्ट्रक्चरल डिवीजन था ये शुरू हुआ था।
तो यही स्ट्रक्चरल डिवीजन हमें इस एपिडेमिक डिसीज एक्ट में मिलता है। अच्छा, ये कंकरेंट लिस्ट पर और बात कर लेते 2 सेकंड में। हम वैसे थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं बट कोई नहीं। हाँ, कंकरेंट लिस्ट ये क्या चीज होती है? सर इसमें स्टेट और यूनियन दोनों का से होता है। स्टेट और यूनियन दोनों का से होता है, वेरी गुड। और अगर मान लो दोनों में विवाद हो जाए तो सर यूनियन का ही फैसला माना जाता है। ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट वो विषय होते हैं जिसमें दोनों को अधिकार होता है। इसका मतलब अगर दूसरे मतलब से समझे तो जैसे यूनियन के पास स्टेट के जो सब्जेक्ट होते हैं, हम खाली स्टेट लिस्ट की अगर बात करें तो स्टेट लिस्ट में जो विषय होते हैं, स्टेट लिस्ट के विषयों पर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही नॉर्मली सब वो बना सकती है, परंतु आपातकाल की स्थिति में सेंटर गवर्नमेंट उससे वो शक्तियां ले लेती है और यूनियन उस पर जो वो कानून है वो बना सकती है। परंतु दूसरी तरफ मतलब ऐसा केवल स्टेट लिस्ट में यूनियन केवल आपात स्थिति में, अगर उस राज्य में धारा 360 लगी हो, धारा 360 ही होती है ना, धारा 360 लगी हो, तब वो स्टेट लिस्ट पर कर सकता है। परंतु ये कुछ ऐसे विषय होते हैं कंकरेंट लिस्ट जिसमें अगर आपात स्थिति ना भी हो तो भी यूनियन कानून बना सकती है, और अगर दोनों कानून मौजूद हो और विवाद की स्थिति हो तो यूनियन का कानून स्टेट के कानून के ऊपर माना जाएगा। ये 3 कैटेगरीज हमारे संविधान के अंदर में दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो सेक्शन 2A है इस एपिडेमिक डिसीज एक्ट का, जिससे हम ये चर्चा शुरू कर रहे थे, इस एक्ट के तहत केंद्र सरकार को ये शक्ति दी गई है कि आप एपिडेमिक के समय पर किसी भी एपिडेमिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? एपिडेमिक महामारी महामारी के समय पर कानून बना सकते हैं। तो ये कानून इसके द्वारा बनाया जा सकता है। इसमें ये लिखा हुआ है कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इज इट करेक्ट? आई डाउट। सर अभी Yes, चेक sir, किया था state कौन subject है। करंट में है। कॉन्करेंट में है ना, यह गलत है। हाँ सर। हेल्थ इज नॉट अ स्टेट, कंकरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें फिर कानून में सजा का भी प्रावधान है, सेक्शन 188 में हम उसको सजा भी दे सकते हैं। ये कानून हमारा जब मुंबई में स्टेट लिस्ट में है हेल्थ तो। हाँ जी सर है स्टेट स्टेट लिस्ट लिस्ट में में है दिखा हेल्थ रहा तो, कॉन्करेंट एक में बार नहीं है। चेक कर लो यार, सर मुझे चेक लगता किया है है। चेक किया। सर बुक्स में स्टेट लिस्ट में दिखा रहा था। स्टेट लिस्ट में दिखा रहा है जी तो सर, हो सकता है पब्लिक स्टेट। हेल्थ। सर अभी मैंने गूगल किया था तो गूगल पे कौन मुझे करंट दिखा था। मुझे भी कॉन्करेंट लिस्ट ही याद है, क्यों याद है मुझे ध्यान नहीं पता। मैं एक बार स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ ग्रुप में। नहीं नहीं कोई बात नहीं। एक्ट देखो, अगर मान लो ये विवाद होगा तो कहाँ देखोगे? हाँ गूगल पे। ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा बुक में देखेंगे। बुक में भी कौन ये सी? पब्लिक शायद हेल्थ दिखा रहा 15 बहुत सी फाइनेंस कमीशन जो आया था ना, उसमें रिकमेंडेशन दी थी कि इसे कॉन्करेंट में कर देना चाहिए, पर ये अभी करंटली तो स्टेट में ही है। जी। ओके, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर हमारे दिमाग में कभी तो संविधान के अंदर कंकरेंट लिस्ट दी गई होगी, ठीक, तो कानून वो संविधान खोलते हैं और उसी में देख लेते हैं। कभी ना ये ध्यान रखना, गूगल पे या किसी भी सोर्स में हमें देखकर वहां पर रुक नहीं जाना चाहिए। इस यहाँ पर लिखा हुआ है कंकरेंट लिस्ट, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी है। एनके सिंह सेड, ये कुछ होते हैं तो ठीक ही है। इज हेल्थ while health is a constitution has envisaged pandemic is as a specific issue, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया होगा
क्योंकि ये विवाद इसके ऊपर हुआ था एपिडेमिक, जब केंद्र सरकार ने वो पास किया था। फाइनेंस कमीशन ने ये बोला दैट हेल्थ शुड बी शिफ्टेड टू कंकरेंट लिस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंटली हेल्थ इज अंडर स्टेट लिस्ट। ठीक, तो अब लोग जो बता रहे हो कि स्टेट लिस्ट में, तो स्टेट लिस्ट में है, क्यों इसको शिफ्ट कर देना चाहिए कंकरेंट लिस्ट में? नंबर, सेंटर विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, सेंटर हेल्थ के सब्जेक्ट में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कानून बना सकता है। ठीक है, मल्टीपल एक्ट्स के बनाने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए हेल्थ को कर देना चाहिए। ये वाली प्रॉब्लम हमें हेल्थ के एक्ट के कारण पता चलेगी, क्यों बनाना चाहिए हमें। ठीक है, ये एक विषय अगर हम अभी पढ़ रहे हैं कि कहाँ होना चाहिए। अगर आज के समय में हम एपिडेमिक के सामना कर रहे हैं और हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं? सारे ही स्टेट अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे उसको एपिडेमिक को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण ये चर्चा भी है कि भाई क्यों इसे कंकरेंट लिस्ट में कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि अगर इसे गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज के समय में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? अगर आप कहीं आ जा रहे हो तो क्या समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको? जिस हर एक स्टेट में राज्य जाएंगे का उस स्टेट में अपना एक अलग रूल। कानून है। हाँ, हर एक ने अपना एक कानून बना रखा है, सबके अपने अपने रेगुलेशंस हैं। सभी अपने कानून बनाने के लिए, रेगुलेशन बनाने के लिए मुक्त है। कोई कहेगा आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेके आओ, कोई कहेगा 14 दिन का क्वारंटीन होगा, कोई कहेगा नहीं 21 दिन का होगा, कोई कहेगा किसी क्वारंटीन की कोई जरूरत नहीं है। तो हर जगह पर बहुत कंफ्यूजन है। तो अगर मान लो आपको दिल्ली से लेट्स से बिहार जाना है, या दिल्ली से बंगाल, या चलो बिहार ही चलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या समस्या सामना करना पड़ेगा हमें? बस गाड़ी से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? दिल्ली से गए, दिल्ली से लेट से हम हरियाणा एंटर किए, हरियाणा से हमें यूपी जाना है और यूपी से बिहार जाना है। अब चारों राज्यों में अलग अलग कानून है। दिल्ली का कानून कुछ कहता है, हरियाणा का कानून कुछ और कहता है, हमें जाना बिहार है, वो कहेगा कि नहीं ये वाली रिपोर्ट दिखाओ, आप हरियाणा में एंटर कर रहे हो, ये क्वारंटीन करके लाओ। यूपी में कुछ और कानून है, बिहार में कुछ और कानून है, जिससे एक पब्लिक केओस बन सकता है, जो कि काफी लोगों को आज के समय में इसका इस प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। तो ये एक कारण है कि इसे स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में लाए जाने की वकालत की जा रही है कि इस प्रकार के पेंडेमिक को अगर हमें हैंडल करना है तो स्टेट को, ये हेल्थ को स्टेट सब्जेक्ट ना होकर कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर जो एक उचित कानून है, एक कॉमन कानून सभी के लिए बना सके। इस कानून के अंदर सजा का प्रावधान है। इस सजा के पीरियड को, सजा के जुर्माने को, दोनों को बढ़ाया गया है और समय समय पर ये कानून लागू भी किया गया है। ये हमने शायद पढ़ा था पहले कि दुनिया में कहाँ कहाँ जो है बड़े बड़े एपिडेमिक हुए हैं। तो जो स्टेनियन प्लेग है, ब्लैक प्लेग है जो 1346 से 1350 के बीच में रहा, HIV एड्स का एपिडेमिक है जो 1960 1980 के बाद से पूरी दुनिया में फैला। उसके अलावा कुछ मेजर एपिडेमिक्स हैं, स्पेनिश फ्लू, मॉडर्न प्लेग जिसमें 10 मिलियन लोग, मतलब ये सभी वो बीमारियां हैं जिसमें लोग करोड़ों की संख्या में लोगों की डेथ हुई। और आज के समय में हम लोग कोरोना का एपिडेमिक देख रहे हैं। ये छोड़ देते हैं, पुराने समय की बातें हैं। ठीक है, हम ये कर चुके हैं क्या? मैं गलत चैप्टर खोल के बैठा हूँ। हम क्या कर रहे हैं? इसके बाद हमने क्या किया था? सर डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे। डिसीज हो चुका था, इम्यूनिटी हो गया, एंडेमिक हो गया।
ये हो चुका है, फिर जूनोटिक डिजीज बचा हुआ है। ये 4 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, 4 वो हैं डॉक्यूमेंट है। तो ये चौथा डॉक्यूमेंट करते हैं। तो इम्यूनिटी कंप्लीट कर लिया था। यस सर, इम्यूनिटी हो गया। तो इम्यूनिटी कंप्लीट हो गया, एपिडेमिक्स कंप्लीट हो गया, हेल्थ एंड डिजीज हो गया। अब ये आखिरी चैप्टर, ये छोटा चैप्टर है, तो कर लेते हैं। जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज का मतलब जू, कौन बताएगा जूनोटिक डिसीज? तो सर ये भी तो आई गेस हो गया ना, जब डिस्कशन किया था एनिमल के थ्रू स्प्रेड होता है ये। हाँ, लेकिन ये थोड़ा वो इलेबोरेशन है उसका। ये एलेबोरेट है, अच्छा। वहां पर खाली इसे बहुत सुपरफिशियली हमने, हम यहाँ पर खाली जूनोटिक डिजीज की बात करेंगे। नहीं, ये हुआ नहीं है, ये खाली वो नाम उसका कॉमन है और कुछ नहीं है। जूनोटिक डिसीज आज के समय में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और ये के हमारे में जितनी तरीके की वैक्सीन है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये नहीं हुआ है। हाँ, तो बताइए जूनोटिक डिसीज क्या होता है? डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू एनिमल्स। वेरी गुड, ठीक है। तो जो बीमारियां हमें जो है जानवरों से होती हैं वो कहलाती हैं जूनोटिक डिजीज। अगर नाम की बात करें तो रुडोल्फ वर्को ने इस नाम को हमें दिया था, जूनोटिक शब्द का नाम हमें दिया था। और WHO की परिभाषा में कि ऐसे इन्फेक्शन और बीमारियां जो नेचुरली ट्रांसमिट होती हैं बिटवीन वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड मैन, ठीक है, जो वर्टिब्रेट एनिमल्स और मैन के बीच में। वर्टिब्रेट एनिमल की परिभाषा आपको पता है? व्हाट इज अ वर्टिब्रेट एनिमल? यस सर, जो मैमल है। है ना, मैं बोलता रहा जिनके अंदर वर्टिब्रा है, बैकबोन पाई जाए उसके बाद वर्टिब्रेट होता है, वर्टिब्रल एक कॉर्ड होता है, वो डिवीजन होता है बायोलॉजी में, अभी मुझे पूरे से नहीं याद आएगा। अच्छा, इसमें जो जिनको हम एनिमल, क्या जितने लिविंग बीइंग हैं जो घूम सकते हैं वो सब एनिमल होते हैं? नो सर, कुछ इंसेक्ट हैं। कौन से ऐसे जीव हैं जो घूम तो सकते हैं पर आप उन्हें एनिमल नहीं बोलते हो? आपके आसपास रहते हैं तो इंसेक्ट्स हो इंसेक्ट्स। गए, सबसे बर्ड्स हो गए, बड़ी बर्ड्स। इंसेक्ट की कैटेगरी में सब आ जाते हैं, इंसेक्ट फैमिली में सारे आ जाते हैं इंसेक्ट, ठीक है। इसके अलावा और भी जीव होते हैं पानी के अंदर रहने वाले, सिंगल सेल्यूलर जीव हैं, अमीबा है, और भी कई ये है वर्म्स जो होते हैं, ये एक अलग कैटेगरी है, आर्थ्रोपोडा। तो ये अलग कैटेगरीज में आते हैं, ये सब एनिमल नहीं होते हैं। क्योंकि एनिमल की कैटेगरी में दो तरीके के ब्रॉड कैटेगरी, एनिमल कह रहा हूँ कि ये पूरे क्लासिफिकेशन में दो ब्रॉड कैटेगरी हैं, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। तो ये इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड, जो वर्म्स होते हैं, जो और सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं उसमें, वो सब इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। और ये एक डिस्टिंक्शन क्रिएट होती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। अब बताओ कौन कौन एनिमल है, वर्टिब्रेट एनिमल कौन कौन है? क्योंकि एनिमल इज अ टर्म दैट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, मतलब जिसकी कोई ठोस व्याख्या हमें नहीं मिलती, तो यहाँ पर इसलिए WHO ने वर्टिब्रेट एनिमल के द्वारा। तो यानी कि कौन कौन सी बीमारियां इसमें कवर हो जाएंगी? मैमल्स के द्वारा होने वाली बीमारियां, मैमल सब समझते स्तनधारी जीव, यस सर। यस। ठीक है। और क्या क्या कवर हो जाएगा इसमें? वर्टिब्रेट में क्या क्या कवर होता है? बायोलॉजी किसकी अच्छी है? डॉग्स कैट्स। डॉग्स कैट तो इसमें आ गए, मैमल में आ गए। सरीसृप्स। सरीसृप को रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक हाँ। है, रेप्टाइल्स। और सर बैट। बैट, बैट इज अ मैमल। उभयचर सर, एलिफेंट्स। उभयचर जो सर स्थल और बर्ड्स। जल दोनों में रह सकते हैं। बर्ड्स, वेरी गुड, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड, एलिफेंट जिराफ। एम्फीबी, ये सब इसी में आ गए, मैमल में आ गए सब। इसीलिए पूछ रहा हूँ जिसकी बायोलॉजी अच्छी है। अच्छा बताओ, ये बताओ इस डेफिनेशन में फिश आ जाएगी? मछली आर्थ्रोपोड में होने वाली फिश बीमारी क्या जूनोटिक डिसीज कहलाएगी या नहीं?
यस सर। कहलाएगी? जी सर वो फिश तो एनिमल से अलग। Fish is an animal or fish is not an animal? Basic question is this. सर नॉट Is अ fish, एनिमल। is it an animal? नो सर। ये मम्मल है सर। Fish is not a mammal. हाँ मैमल नहीं है, ओनली वन Dolphin मैमल fish है is वो। a mammal. Dolphin, whale, these are शार्क। यस सर। शार्क। shark, they are mammal. ठीक है, वो कोई किसी का सवाल वो पूरी तरह गलत स्टेटमेंट नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द फिश दे आर फिश, उनकी अपनी एक फैमिली है। बट मेरा सवाल ये कि जो रेस्ट ऑफ फिश जो आप लोग खाते हो, आर दे एनिमल्स, आर दे नॉट एनिमल्स? बायोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सर नॉट अ एनिमल। नॉट एनिमल, ओके। बाकी लोग कोई और राय देगा इसमें? सर ग्रुप एनिमल। ऑफ एनिमल। इस परिभाषा में फिश इज अ एनिमल, अगर इस परिभाषा में चल रहे हैं, वर्टिब्रेट्स की परिभाषा में, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है वर्टिब्रेट, फिश इज अ वर्टिब्रेट एनिमल, वो वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आती है, क्योंकि बायोलॉजी एनिमल नॉन एनिमल कैटेगरी कुछ नहीं रखती, वो रखती है बायोलॉजी में, क्योंकि वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। तो उसमें दो तरीके से रखा गया है, जिनके अंदर वर्टिब्रेट जो वर्टिब्रा होते हैं नहीं होते हैं। तो फिश एक ऐसा है, वो है जीव जिसके अंदर अपने वर्टिब्रल कॉलम होता है, रादर वहीं से शुरू भी होता है वर्टिब्रेट। और भी कुछ है जीव जिनके अंदर वर्टिब्रल, फिश ऐसे एनिमल उसमें है जिनमें होता है। तो अगर हमें मछली से कोई बीमारी होती है तो दैट वुड बी अ जूनोटिक डिसीज, मछली से ट्रांसमिट होने वाली डिसीज होनी चाहिए। सर एक डाउट था मेरा। हाँ बोलो। सर जैसा कि इसमें WHO की डेफिनेशन में लिखा है जो नेचुरली स्प्रेड होती है, हाँ। ट्रांसमिट होती है, तो जैसे कि हम मानते हैं कि ये जो कोविड है वो बैट के थ्रू आया था, तो बट वो उसे जूनोटिक में नहीं ले सकते ना, कॉज वो नेचुरली नहीं था। क्यों नेचुरली क्यों नहीं था? यार ऐसा क्योंकि खाते थोड़ी हैं बैट को। नहीं, खाने का खाने से भी हो सकता है। नेचुरल ट्रांसमिशन का मतलब यहाँ पर ये है कि वो नेचुरल वे में ट्रांसमिट होना चाहिए, जैसे साइंटिफिकली भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। हो सकता है आप किसी उसमें लैब में ले जाके किसी जानवर के अंदर में से किसी दूसरे जानवर के अंदर में वो ट्रांसमिट कर दो बीमारी, और से वो बीमारी हो जाए, बट दैट इज नॉट अ नेचुरल ट्रांसमिशन। दिस ट्रांसमिशन शुड हैपन इन अ नेचुरल मैनर। नेचुरल मैनर का मतलब कंजम्पशन से हो सकता है, हेलो सर। आपने खा लिया उसको, आपने उसके कांटेक्ट में आए तो हो सकता है, किसी भी माध्यम से उससे नेचुरली होना चाहिए। इट शुड बी अ नेचुरल ट्रांसमिशन, वैसा ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए जो साइंटिफिक या किसी दूसरे में फोर्सिबल ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी सर मेरा आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा बताओ, आप चला मेंढक से होने गया वाली बीमारी जूनोटिक बीमारी होगी? मेंढक सर, इस केस में तो होगी नो सर। जब होगी, मछली आ गई है नो तो। सर। जब मछली आ नो गई है सर तो नहीं भी है। नहीं होगा सर, नहीं होगा। सर्च करो फ्रॉग इज अ वर्टिब्रेट एनिमल और नॉट है। भाई देखो, हमेशा वर्टिब्रेट है। ध्यान रखो, जब एक परिभाषा क्यों दी गई है, इसीलिए दी गई है कि आप और मेरे जैसे लोग नो और यस करते रहेंगे। स्नेक से होने वाली बीमारी, मान लो स्नेक से कोई ट्रांसमिशन होता है, हमें वो वैसे बहुत ज्यादा होते नहीं है, पर मान लो होता हो, तो वो बीमारी कहाँ जाएगी? वो जूनोटिक होगी या नहीं होगी? तो WHO ने इसी काम को क्लियर करने के लिए, जिस झगड़े को हम अभी कर रहे हैं, उस झगड़े को साफ करने के लिए WHO ने इसकी परिभाषित कर दिया जूनोटिक डिजीज को, कि ऐसी बीमारियां जो नेचुरली ट्रांसमिट होती है। नेचुरल ट्रांसमिशन इज इंपॉर्टेंट बिटवीन वर्टिब्रेट एनिमल एंड मैन। तो अगर आपको कोई भी पूछे तो आपको सिर्फ ये सोचना है, इज इट अ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट? जैसे मॉस्किटो इज एन इनवर्टिब्रेट, अदर इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट, इसलिए दे आर नॉट जूनोटिक डिजीज। अदर डिजीजेस जो भी वर्टिब्रेट एनिमल से हमें हो रही है वो सब जूनोटिक डिजीज होंगी। तो हमेशा हमें डेफिनेशन से चलना चाहिए। कानून, और जब हम एक्ट कानून की बात करते हैं तो इसलिए ही ये बनाए जाते हैं ताकि स्पष्ट रहे, स्पष्टता। एक्ट क्या करता है? कानून जो होता है वो क्या देता है? स्पष्टता देता है। ये कानून का फायदा होता है। जैसे स्पष्टता का कोई उदाहरण दे,
जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अब किसी ने किसी को मारा, उसको क्या होना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कानून के तहत। यस सर। अब क्या सजा मिलनी चाहिए उसको? आपको यहाँ मारा को डिफाइन करना पड़ेगा। मारा, मारना एक जनरल टर्म है। मारने का मतलब हो सकता है कि आपने उसको थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने पर सजा मिलनी चाहिए। ये पनिश तो कुछ ना कुछ तो करना उसे चाहिए हड्डी सर। तोड़ दी और जान से मार दिया, तीनों ही स्थितियों में असॉल्ट है। तीनों ही स्थितियों में असॉल्ट है। मतलब आपने किसी को असॉल्ट किया, चोट पहुंचाई, तो ऐसे में सजा क्या होनी चाहिए? क्या जिसने थप्पड़ मारा, तीनों ही स्थिति में मारा, एक में केवल थप्पड़ मारा, हल्के से थप्पड़ मार दिया, एक ने दूसरे ने हड्डी तोड़ दी, मारा, उसकी हड्डियां टूट गई, तीसरे ने इतना मारा कि मर गया। अब तीनों में क्या सजा एक होनी चाहिए? नो सर। नो सर, सर यहाँ पे वो क्या कर रहा है उसकी गंभीरता भी देखनी पड़ेगी। हाँ, तो ये तीनों जो है कानून ने, हमारे जो आईपीसी है उसने अलग अलग वो कर दिया। दिस इज अ सिंपल असॉल्ट, सिंपल, हाँ, सिंपल इंजरी। हड्डी तोड़ना ग्रीवियस इंजरी, 7 साल की सजा। इसमें 1 साल की सजा हो सकती है ग्रीवियस, अगर ये प्रूव हो जाए तो। हड्डी तोड़ना ग्रीवियस इंजरी है, ठीक है। अगर हड्डी टूट गई 7 साल तक की सजा हो सकती है, और जान से मारा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो कानून जो है इसको व्याख्या करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसको कैसे क्वांटिफाई करना है, कैसे उसको समझना है। तो इसीलिए हमें कानून को, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर हमें डाउट कभी भी हो तो ऑलवेज बेटर टू गो बैक टू द बेसिक बुक। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, गो बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, बाकी सब लोग उसकी व्याख्या कर रहे हैं, गूगल उससे समझने की कोशिश कर रहा है, पर ये जरूरी नहीं कि जो गूगल ने कहा वो सही ही हो। उसके सही होने की संभावना हो सकती है, पर वो सही हो इसकी कोई संभावना नहीं है। और हो सकता है कि आप गूगल के इंटरप्रिटेशन से सहमत ना हो। गूगल ने उस चीज को जैसे समझा, मैंने आपको जो ये चीज जो समझाई वर्टिब्रेट या जूनोटिक की, ये मेरी समझ है, ये आपकी समझ नहीं है। तो आपकी समझ मेरी समझ में अंतर हो सकता है। माइक्रोफोन बंद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जूनोटिक ऐसी डिजीज होती हैं जो बैक्टीरियल, वायरल या पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ अनकन्वेंशनल एजेंट्स भी जूनोटिक डिजीज के कारण हो सकते हैं। ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, जूनोटिक डिजीज, ठीक है। और इनके कारण जो फूड है, फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, उसके द्वारा ये बीमारियां फैल सकती हैं, और हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी इससे बाधाएं क्रिएट होती हैं। कैसे कैसे बाधाएं क्रिएट होती हैं उसकी बात करते हैं। सर वो पेंगोलिन का जो मार्केटिंग हो रहा था उससे भी लोग बोल रहे हैं कि कोविड फैला है। हाँ, अलग अलग एलिगेशन हो सकते हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम जूनोटिक डिसीज के बारे में बात करें तो ये फैलते कैसे हैं लोगों के बीच में, और जानवरों से लोगों तक कैसे पहुंचते हैं। वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। नंबर 1, आपका वो जानवर कंपेनियन है। बहुत सारे जानवरों को डोमेस्टिकेट किया जाता है, पाला जाता है। लोग डॉग को पालते हैं, घोड़े पालते हैं, गाय पालते हैं, और कौन कौन से रेयर जानवर कौन कौन से पाले जाते हैं? सर पैरोट, पैरोट। सर पैरट, लेपर्ड भी पाला जाता है। कौन सा? सर लेपर्ड, लेकिन लेपर्ड यहाँ पे नहीं पालते इंडिया हाँ में, इंडिया में वो बैन है। रशिया में रखते हैं और यूएई में। लिजर्ड पाली जाती हैं, स्नेक्स पाले जाते हैं, और भी बड़े सारे जानवर पाले जाते हैं। फिश तो पाली जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनको हम अपने आसपास पालते हैं। तो वो पाले हुए जानवर भी जो है आपको वो बीमारी दे सकते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक प्रोसेस के अंतर्गत आप उनके संपर्क में आए। जैसे गाय आप फार्मिंग के लिए पाल रहे हैं, पिग फार्मिंग होती है, तो उससे आप उसके संपर्क में आ सकते हैं। तीसरा, आप जंगल में जा रहे हैं किसी भी कारण से, हंटिंग के लिए, बुचरिंग के लिए,
वाइल्ड गेम मतलब जो शिकार खाने के लिए, इसके द्वारा भी ये फैल सकता है, या रिसर्च के दौरान कि कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है जानवरों का, उसमें भी ये बीमारी फैल सकती है। सर ये इसके बुटरिंग क्या होता है? बुचरिंग वो कसाई सॉरी, काटने का काम करते हैं, ठीक है सर, ठीक। बुचर। तो कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारा जो भोजन है वो किसी जानवर के द्वारा कंटेमिनेट किया जा रहा है, या पानी की सप्लाई है वो कंटेमिनेट की जा रही है। जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में 3 तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं: कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर सप्लाई, डायरेक्ट कांटेक्ट, हम जानवरों को टच कर रहे हैं, जानवर स्क्रैचिंग करते हैं, जो डॉग्स होते हैं वो कर देते हैं। फिर इसके अलावा इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जब आप एक ही स्पेस में रहते हैं, और वेक्टर बॉर्न, अगर कोई बीच में वेक्टर इन्वॉल्व है तो उसके द्वारा भी ये बीमारी हम तक फैल सकती है। जैसे इंसेक्ट हो सकता है, मॉस्किटो हो सकता है, या कोई फूड फ्ली हो सकती है। अलग अलग तरीके की मक्खियां हैं जो इस बीमारी को फैलाती हैं। जो एनिमल हैं उनके अंदर तरह तरीके के इन्फ्लुएंजा पाए जाते हैं, और आज के समय में ये इन्फ्लुएंजा काफी सारे पॉपुलर है, क्योंकि ये फ्लू कॉज करते हैं। इनसे फ्लू नाम की बीमारी, फ्लू जैसे लक्षण आते हैं। तो जैसे कॉमन फ्लूज जो है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये पीछे काफी न्यूज में थे। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ठीक है, डक को, चिकन, पिग्स, व्हेल, हॉर्सेस, कैट्स, इन सबको प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा बैट इन्फ्लुएंजा है, बैट्स को ये फीवर हो सकता है। कैट्स में इन्फ्लुएंजा हो सकता है, तो कैट्स के द्वारा भी ये इन्फ्लुएंजा वायरस फैलाए जा सकते हैं। पर जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन वो है, वो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। तरीके के इन्फ्लुएंजा वायरस भी, इसके अलावा डॉग फ्लू है, कैट फ्लू है, स्वाइन फ्लू जिसकी हम बात कर चुके हैं, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। डॉग फ्लू का केस रिपोर्ट नहीं किया। एवियन फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे हम बर्ड इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू भी बोलते हैं, जो कि अलग अलग तरीके के वायरस H17N10, H18N10, इस तरीके के वायरस से ये एवियन इन्फ्लुएंजा हमें होता है। जूनोटिक बीमारियां हैं, उनको उनका कैटेगराइजेशन उनके ओरिजिन से, कि किस तरीके के जीव से वो बीमारी हमें हो रही है। बैक्टीरियल जूनोसिस हो सकती है, जो बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, जो बैक्टीरिया के द्वारा जूनोटिक इलनेस होती है, जैसे एंथ्रेक्स, ब्रूसेला, प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस, साल्मोनेलोसिस, लाइम डिजीज, ये कुछ उदाहरण है बैक्टीरिया के। ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें ये बीमारियां करते हैं। वायरल जूनोसिस हो सकती है, जैसे रेबीज, आर्बो वायरस, काइनासुर फायर फॉरेस्ट डिजीज, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये कुछ वायरल जूनोसिस है। रिकेट्सियल जूनोसिस है, रिकेट्सिया, ये एक तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है रिकेट्सिया। इससे टाइफस फीवर होते हैं, टाइफस फीवर बोलते हैं इनको, मोरिन टाइफस, टिक टाइफस, स्क्रब टाइफस और क्यू फीवर, ठीक है। देन हमारे पास प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जिनकी हमने बात की, जी, टाइफस, इनके द्वारा जो रिकेट्सियल जूनोटिक डिजीज है, रिकेट्सिया के द्वारा होने वाले फीवर को टाइफस फीवर बोला जाता है, नाम है उसका। उस तरीके, खास तरीके का बुखार होता है, इसको टाइफस फीवर बोला जाता है। फिर प्रोटोजोअल जूनोसिस है, जो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या होता है, कैसा जीव होगा प्रोटोजोआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ आर नॉट यूनिसेलुलर, मुझे ठीक है, प्रोटोजोआ नहीं, दे आर नॉट, आई एम नॉट श्योर, पर मेरे ख्याल से यूनिसेलुलर नहीं होते प्रोटोजोआ। सर सिंगल सेलुलर है ये। सिंगल सेलुलर होते हैं। प्रोटोजोआ में जैसे हमारा लेशमेनिया है जिसकी हम बात कर रहे थे, बुकेरिया वेनक्रॉफ्टी है, ट्रिपनोसोमियासिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। आई डाउट यार, एक मिनट चेक कर लूं मैं।
मेरे को तसल्ली नहीं हो रही है, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर नहीं होना चाहिए। ग्रुप ऑफ सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं इसके अंदर। Protozoa is an informal term for group of single cell eukaryotes, either free living or parasitic। ठीक है, ये सिंगल सेल नहीं होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिंगल सेल यूकैरियोटिक होते हैं ऑर्गेनिज्म, और दैट फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर सच एज अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक टिश्यू और डेब्री। ठीक है, तो ये आइसोलेशन में नहीं होता है, ये जो प्रोटोजोआ होता है ये ग्रुप में है। ओके सर। फिर भी एक बार दोबारा से समझने की कोशिश कर लेता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में मैं ठीक पढ़ रहा हूँ इसे। टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोटोजोआ इरेक्टेड एज अ क्लास विद एनिमेलिया, विद इन द एनिमेलिया। जो ब्रॉड क्लास होती है वो एनिमेलिया होती है, और मीनिंग फर्स्ट एनिमल्स। ठीक है, ये फर्स्ट एनिमल्स की कैटेगरी, मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा ही बिल्कुल ऊपर है ये। ठीक, बिल्कुल जरा से ऊपर है। तो इसको क्या बोलेंगे सर, मल्टी सेलुलर या? नहीं, ये मल्टी सेलुलर भी नहीं है। मल्टी सेलुलर का मतलब जिसमें कि वो आपस में उनके सेल कुछ फंक्शन करें। ये ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स है, मतलब वो ग्रुप में रहकर जीवित रहेंगे, अकेले में नहीं रहेंगे। इसका एक एक सेल अलग काम करता है इसको जिंदा रखने के लिए। हाँ, पर ये एक साथ रहेंगे, ये इनके लिए अंतर है, इसीलिए इसको मतलब यूनिसेलुलर से नेक्स्ट स्टेज में रखा गया है प्रोटोजोआ को। फिर हेलमेंथिक जूनोसिस, जो हेलमिंथ्स होते हैं जिनको हम वर्म्स बोलते हैं, हेलमिंथ, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, जो अर्थवर्म, ये हेलमेंथिक जीव कहलाते हैं। देन फंगल जूनोसिस, फंगस, ठीक है, फंगाई होते हैं वो। एंड देन वी हैव एक्टोपैरासाइट, जो हमारे शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे स्केबीज, मायसिस। स्केबीज नाम की एक बीमारी होती है। एक्टोपैरासाइट में लाइस भी आना चाहिए, लाइस इज आल्सो एक्टोपैरासाइट। जूनोटिक डिजीज को का जो ट्रांसमिशन है वो दो तरीके से हो सकता है। डायरेक्ट जूनोसिस से हो सकता है, जिसमें इन्फेक्टेड वर्टिब्रेट होस्ट से ससेप्टिबल होस्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से वो बीमारी होती है। मतलब वो बीमारी, जिसके अंदर वो बीमारी है और जिसको वो होनी है, उसके डायरेक्ट सीधे संपर्क में आने से। जैसे कि रेबीज, रेबीज जो बीमारी होती है वो कैसे होती है हमें? सर डॉग से, मंकी से, जो कैनाइन एनिमल है, कार्निवोरस, सॉरी। मंकी से मेरे ख्याल से रिपोर्टेड नहीं है, मेनली डॉग से, बैट से जरूर रिपोर्टेड है, पर आई डाउट कि और से है। तो लेकिन सर मंकी अगर काटता है तो लोग रेबीज का इंजेक्शन लेते हैं। मंकी काटता है तो एंटी रेबीज का लेते हैं। सर यस, मूवीज में भी एग्जांपल देखा है इसका, मंकी के थ्रू बिल्कुल सही है। मंकी से भी रेबीज ही है, से, डॉग से एंड मंकी, यू नो। मंकी से भी है? जी जी बिल्कुल। एंटी रेबीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द सेम इन्वेस्टिगेशन गिवन ऑफ द वैक्सीनेशन। ओके, चलो ठीक है। तो रेबीज जो हमें कैसे होता है कि जो इन्फेक्टेड एनिमल है, जो डॉग होता है, उस डॉग के अंदर में रेबीज का वायरस मौजूद रहता है। वो डॉग जब इंसान को काट लेता है, नाखून मार देता है, पंजा मार देता है, तो उसके जरिए से वो इन्फेक्शन हमारे शरीर में ट्रेवल करता है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से हमारे शरीर में वो इन्फेक्शन फैल रहा है।
दूसरी कैटेगरी है साइक्लोजूनोसिस। इस प्रक्रिया में एक वर्टिब्रेट होस्ट से ज्यादा की आवश्यकता होती है, बट इसमें बीच में कोई इनवर्टिब्रेट होस्ट नहीं होता है, जैसे कि इकाइनोकोकोसिस और टीनियासिस। मेटाजूनोसिस, जिसमें बायोलॉजिकली इंटर इनवर्टिब्रेट वेक्टर्स के द्वारा ये बीमारी फैलती है। थोड़ा सा ज्यादा उसमें जा रहे हैं हम गहराई में, तो डायरेक्ट जूनोसिस हम बस ये प्रकार समझ लेते हैं कि अलग अलग तरीके के जूनोटिक डिजीज के फैलने के कारण है। सेप्रोजूनोसिस है, जिसमें वर्टिब्रेट होस्ट से नॉन एनिमल के द्वारा ये बीमारी फैलती है, जैसे सॉइल मिट्टी के द्वारा, प्लांट या पिजन ड्रॉपिंग्स के द्वारा ये बीमारी फैल सकती है। ये सेप्रोजूनोसिस कहलाती है। जो सर एक बीमारियां बार ये मेटाजूनोटिक बता देते फिर से। देखो 3-4 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला है डायरेक्ट जूनोटिक। डायरेक्ट उसने आपको बीमारी दे दी, नंबर 1। साइक्लोजूनोटिक, जिसमें कि बीच में कोई दूसरा इंटरमीडियरी होस्ट भी है, बीच में एक और प्राणी है जो बीच में उसे फैलाने का काम करेगा, ठीक। तो वो हो गया साइक्लोजूनोटिक, बट वो वर्टिब्रेट होस्ट है। तीसरी कैटेगरी है मेटाजूनोटिक, जिसमें जो बीमारी ट्रांसमिट हो रही है वो किसी इनवर्टिब्रेट वेक्टर के द्वारा, जैसे कि किसी इंसेक्ट के द्वारा कोई बीमारी फैल रही है, जैसे कि हमारा प्लेग का उदाहरण है। प्लेग में क्या होता है? प्लेग में हमें बीमारी सर कैसे फैलती है? रैट से फैलता है सर, यर्सीनिया आप कुछ बताए थे उसके थ्रू। रैट क्या करता है? रैट हमें काटता है? नो सर, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली फैलाता है, इन्फेक्टेड कर मतलब देता है फूड। ऐसे रिसर्कल डायरेक्टली कभी तो ज्यादातर काट नहीं काटता। चूहे से होती कैसे? चूहे के ऊपर एक फ्ली रहता है, एक फ्लाई सर, रहता है, एक काटता भी है इंसेक्ट सर, रहता रैट काटता भी है सर। है। वो काटने से फैलना वो कॉमन मेथड नहीं है। काट सकता है चूहा, मनाही नहीं है चूहे को, परंतु जो बीमारी फैलने का माध्यम है वो खाली काटना नहीं है। ऐसा नहीं कि प्लेग उसको होगा जिसको चूहे ने काटा है। चूहा तो वैसे भी कितने लोगों को आज तक चूहों ने काटा है? बहुत ही कम भी लोगों को चूहे काटते हैं। चूहा मतलब आमतौर में इंसान को कम काटता है, कभी कभार काट सकता है, पर वो उसका काटना कोई खास शौक नहीं होता है। परंतु जो बीमारी, जो प्लेग की बीमारी है, वो कैसे फैलती है? चूहे के अंदर में वो जो वो है पैथोजन है, वो रहता है एर्सिनिया पेस्टिस, और वो पैथोजन को ट्रांसमिट करता है। बीच में एक सैंड फ्लाई आ जाता है, एक उसके ऊपर एक कीड़ा रहता है, वो कीड़ा चूहे को काटता है, चूहे से उसके अंदर एंटर करता है और उससे वो इंसान के अंदर एंटर करता है। तो उस तरह से ये बीमारी हमारे उसमें फैलती है। तो ये इसलिए कहलाती है मेटाजूनोटिक, क्योंकि इसमें बीच में एक इनवर्टिब्रेट वेक्टर इन्वॉल्व है। इनवर्टिब्रेट वेक्टर, क्योंकि जो साधन है वो एक इनवर्टिब्रेट वेक्टर। और सेप्रोजूनोसिस है, जिसमें कि वो बीमारी फैल रही है थ्रू सम नॉन एनिमल थिंग, जैसे कि मिट्टी, ठीक, पिजन ड्रॉपिंग्स। मिट्टी के अंदर में किसी ने वो अपना पैथोजन किसी जानवर ने छोड़ दिया, उस मिट्टी से वो हमारे को प्राप्त हो रही है, तो वो वाली बीमारी कहलाएगी सेप्रोजूनोटिक बीमारी, ठीक है। तो ये अलग अलग माध्यम है जिनके द्वारा वो बीमारी हम तक पहुंच सकती है। उस लेवल, उस तरह से इसको ट्रांसमिट वो किया गया है। इसी तरीके से रिजर्वायर होस्ट, किसके भीतर वो रिजर्वायर है, किसके अंदर वो बीमारी मौजूद है, वो बीमारी जो है कहाँ मौजूद है, वो कहलाती है। तो उसके जो क्लासिफिकेशन है वो है एंथ्रोपोजोनोसिस, जू एंथ्रोपोनोसिस, एम्फीजेनोसिस इन्फेक्शन, ठीक है। जो इन्फेक्शन इंसान को लोअर वर्टिब्रेट एनिमल से हो रहा हो, ठीक है, नीचे के जो वर्टिब्रेट एनिमल हैं, जो क्लासिफिकेशन में नीचे रखे गए हैं, उनसे हो रहा हो। जू एंथ्रोपोनोसिस है, जो इन्फेक्शन इंसान से लोअर वर्टिब्रेट एनिमल्स को हो रहा हो, ठीक है, वो कहलाएगा। और तीसरा है एम्फीजेनोसिस इन्फेक्शन, जिसमें दोनों लोअर वर्टिब्रेट और मैन के बीच में आपस में इधर डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर सकता है, वो एम्फीजेनोसिस, ठीक है।
अगर इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूं, एंथ्रो का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन एंथ्रो? सर ह्यूमन। इंसान, मैन, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, उसमें क्या पढ़ते हो? इंसान के, हमारे बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंसान के बारे में। जू, एंथ्रोपो जूनोसिस, जू मतलब एनिमल। तो एंथ्रोपोजूनोसिस क्या हुआ? इंसान से एनिमल को होने वाली बीमारी, ठीक है। ऐसी बीमारी जो इंसान जानवरों को देता हो। दूसरी कैटेगरी है जू एंथ्रोपोनोसिस, यानी कि एनिमल से इंसान को होने वाली बीमारी। और तीसरी है एम्फी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फी? सर उभयचर, दोनों तरफ से। उभय डुअल, होता है जो एमपी का लैंड मतलब और होता है। वाटर दोनों पे रहते हैं। दोहरा, ठीक है। एम्फी का मतलब होता है दोहरा, डुअल। तो ये दोनों तरफ हो सकता है, इंसान से जानवर को, जानवर से इंसान को, दोनों को हो सकता है। तो ये 3 तरीके से हम इसको और देख सकते हैं। जो जूनोटिक डिजीज है वो कैसे फैलती हैं हमारे एनवायरनमेंट में? तो हमारे एनवायरनमेंट में अचानक हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी इलनेस फैलने लगी हैं, बहुत सारी बीमारियां जो पहले अननोन थी वो अचानक से फैलने लग गई हैं। उसका क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण इकोलॉजिकल चेंजेस है। क्यों हम ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस एकदम से आ गया? हम बैट पर इल्जाम तो लगा रहे हैं, हम ये तो कह रहे हैं कि हमें बैट से हो गया, पर इसको दूसरे पक्ष से देखें तो, अगर इसे बैट के पर्सपेक्टिव से देखें तो सर बैट में तो वो था ही पहले से ना, कोरोना। नहीं, वो तो ठीक है, बट हम कैसे, मतलब 2 तरीके से देख रहे हैं। जैसे काइनोसुर फॉरेस्ट डिजीज का हम उदाहरण ले, या और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। तो काइनोसुर फॉरेस्ट डिजीज हमें क्यों होने लगी? सर क्योंकि हम कांटेक्ट में आने लगे थे इन लोग के। हाँ, इसका कारण ये नहीं है कि बैट हमारे पास नहीं आया है, हम बैट के पास गए हैं। हम कह रहे हैं कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस बैट से हुआ है। अरे बैट को तो आप लाए हो ना, आपने बैट का घर खत्म कर दिया, उसका जंगल खत्म कर दिया, वो वहां पे मजे से रहती थी, तो आपने आपने खत्म कर दिया। काइनोसुर फॉरेस्ट डिजीज इसलिए फैला। एचआईवी भी एक हद तक कहते हैं कि ये जो अफ्रीका में कुछ मंकीज थे, कौन से मंकीज थे मुझे ध्यान नहीं, तो उन मंकीज के बीच में ये बीमारी होती थी एचआईवी 1960 तक। पर फिर उसके बाद इंसान का जो एनक्रोचमेंट हो रहा है, इंसान उनके एरियाज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। हमने जंगल काट दिया, अब जंगल काट दिया तो जानवर हमारे साथ। अब लेपर्ड को हम आज के समय में बहुत बोलते हैं कि लेपर्ड जो है गांव में आ गया, यही बोलते हैं ना, लेपर्ड गांव में आ गया। यस सर। क्यों आ गया लेपर्ड गांव में? सर जंगल सर हम लोग छोड़े ही नहीं तो रहेगा कहाँ से? क्योंकि गांव जंगल में चला गया ना, आपने गांव यस को इतना फैला लिया कि जंगल तो खुद ही उसमें घुसा लिया। अब जब आपने गांव को, जंगल को घेर के गांव बना लिया, तो बेचारा लेपर्ड तो कहीं जाएगा। तो लेपर्ड वो बेचारा अपने जगह पर घूमता है, वो तो वहीं घूम रहा है, आपने उसकी जगह को एनक्रोच कर लिया। फिर उल्टा हम लोग कह भी देते हैं कि जानवर शहरों में आ रहे हैं। अरे आप शहरों को जंगल में ले जा रहे हो, ऐसे ऐसे देखना चाहिए। तो ये जो इकोलॉजिकल चेंज है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं ना, कि हमने जब जंगल को घेरा, तो जब जंगल को घेरा तो जंगल जानवर आएंगे, जंगली बीमारियां भी आएंगी। जो जंगल में रहती थी वो बीमारियां भी हमारे सामने आ रही हैं। तो इसका एक कारण है कि हमने नई नई टेरिटरीज, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, रिवर, रोड, ये सब बनाने के लिए हमने धीरे धीरे जो इकोसिस्टम है उसको खत्म कर दिया, और जो पोटेंशियल पैथोजन है वो हमारे ऊपर आ पड़े हैं। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, इंजीनियरिंग एक्सपेंशन, डैम बना रहे हैं, लेक बना रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटी। तो इससे जो उनका हैबिटेट है, उन एनिमल का हैबिटेट खत्म कर दिया, और उन एनिमल का हैबिटेट खत्म होने से उन एनिमल्स के भीतर जो रहती थी बीमारियां, वो भी हमारे सामने आ गई हैं। तो एक ये बड़ा कारण है। लेकिन दूसरा सर बड़ा ये कारण, भी, लेकिन सर ये जो डैम वगैरह बनाना भी तो हमारी जरूरत की चीज है ना सर, तो फिर कैसे इसको इसे जाएंगे यार नहीं ये हम? जरूरत बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। अब ये देखो ना, तुम्हारी जरूरत किसी दूसरे का घर है,
ये बात ठीक है कि हमारे लिए जरूरत है, डेवलपमेंट में ये बहस हो सकती है और काफी लंबी चल सकती है, पर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो का घर जो है, मतलब आपका डैम किसी दूसरे का घर है। कितने जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे उसमें रहते थे, वो सब आपने मिटा दिए। तो आपने अपनी जरूरत का तो ध्यान रखा, ठीक बात है, कोई बात नहीं, हम आपकी जरूरत की बात नहीं करते। पर अगर हम उनकी तरफ से देखें, अगर मान लो सोचो कि वो जो चिड़िया रहती थी, वो जो जानवर रहते थे, वो भी सोच सकते आपकी तरह हमसे बात कर सकते, तो हमसे आर्ग्यू नहीं करते क्या? पूछते नहीं कि भाई आप अपनी सुविधा के लिए तो बना रहे हो, हमारी सुविधा का क्या? हम तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम तो अपने अपने घर में आराम से बैठे, तो कर तो हम रहे हैं। इंसान को ये बात तो समझनी चाहिए ही, ठीक है, उसको जस्टिफाई कर सकता है कैसे भी, परंतु उसका दूसरा पक्ष है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो जानवर हैं उनको हम हैंडल करते हैं, तरह तरीके के ऐसे रोजगार हैं जिनमें जानवरों को हैंडल किया जाता है। जैसे कारपेट वीविंग के अंदर में एंथ्रेक्स नाम का एक वो आ सकता है। जो लाइव स्टॉक, जो जानवर कैटल पालते हैं, उनके अंदर ये एंथ्रेक्स नाम का वो आ सकता है। जो एनिमल हेयर की इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको भी एंथ्रेक्स नाम का हेयर अफेक्ट कर सकता है, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी। देन लेप्टोस्पायरोसिस है, जो खेत बोते हैं लोग, उनको हो सकता है। लिस्टोरियोसिस नाम की बीमारी है, ये एग्रीकल्चर वर्कर्स को हो सकती है। तो अलग अलग प्रोफेशन के अंदर में अलग अलग बीमारियों का खतरा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा अगली चीज जो है कि इंसान की सर मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंसान तरह तरह के कारणों से इधर उधर जा रहा है। तो चौथा पॉइंट कि हमने जानवरों का ट्रेड बहुत बढ़ा दिया है। बहुत सारे ऐसे जानवरों का ट्रेड देखने सुनने को मिलता है जो अदरवाइज फूड भी नहीं है, पर लोग केवल उनको शौक के लिए या किसी न किसी मिथ के लिए जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लॉयन को खत्म कर दिया, चीता खत्म कर दिया, टाइगर खत्म कर दिया, एलिफेंट खत्म कर दिया, कोई उसके हाथी दांत का वो बनाता है, कुछ कुछ खूबसूरत आइवरी की चीजें बनाता है, कोई कुछ बनाता है। चाइना में जो शायद टाइगर के उसका किसी चीज का सूप पीते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे जानवर को नुकसान हो रहा है और उसका ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इस ट्रेड को रोकने की कोशिश भी की जाती है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वायरस इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, कभी कभी जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज हैं उनका ट्रांसमिशन हो जाता है। जैसे जहाज के अंदर में, पानी के जहाज के अंदर में, रेलगाड़ी के द्वारा या किसी और व्हीकल के द्वारा इन बीमारियों का फैलाव हो सकता है। तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं जिनके द्वारा इन बीमारियों का फैलना हो सकता है। इसमें कुछ उदाहरण के तौर पर अगर हम इस अपने पॉइंट को समझने की कोशिश करें तो इसमें जैसे काइनासुर हुई, फॉरेस्ट डिजीज है, जो भारत का ही अपना एक उदाहरण है कि किस तरीके से हमने जंगल खत्म करके उनकी बीमारियों को अपने भीतर ले आए हैं। तो ये जो काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज है, ये एक वायरस, फ्लेवी वायरस होता है और 1957 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था कुछ मंकीज के भीतर, कि ये मंकियों में, कुछ बंदरों में ये बीमारी होती थी। उसके बाद ये बीमारी धीरे धीरे इंसानों में रिपोर्ट की जाने लगी। ये बीमारी एक हार्ड टिक, एक इंसेक्ट है, उसके अंदर होती है, रिजर्वायर होती है उसके अंदर रहती है। उससे ये मंकी या रैट को हो सकती है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, तो काइनासुर फॉरेस्ट डिसीज, ये जहाँ ये टिक, ये इंसेक्ट है, इसके अंदर रहती थी, इससे ये इन मंकी और इसके अंदर स्प्रेड होती है और उससे फिर
ये इंसानों के अंदर भी, और इसके अलावा ये हमारे जानवरों को भी ये बीमारी, ये फ्लैवी वायरस जो होता है, ये इन जानवरों से चलकर, इन कीड़ों से चलकर धीरे धीरे इंसान के कांटेक्ट में आ रहा है और इंसान को भी ये बीमारी फैल रही है, काइनोसोर फॉरेस्ट डिसीज की। कोविड-19 ये भी एक उदाहरण है, ठीक है। ये एक जूनोटिक डिजीज है। वुहान डिस्ट्रिक्ट में, जो चाइना का वुहान डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर रिपोर्ट किया गया 2019 में, और WHO के द्वारा इसको मार्च 2020 में एक पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया। जो कोविड-19 है ये होता है SARS-CoV-2 नाम के वायरस से। SARS-CoV-2, SARS मीन्स व्हाट इज SARS? Severe acute respiratory syndrome, sir. वेरी गुड, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। ये जितने ग्रुप, ऐसे ग्रुप ऑफ इलनेस है जो हमें एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो हमारे भीतर ऐसे सिम्टम्स पैदा करता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ये पैदा करता है सार्स बीमारी, जो जिसके कारण बाद में सांस तेजी से फूलता है या फेफड़ों को प्रभावित करता है, और अंत में सांस ना आने के कारण उसको आईसीयू ले जाना पड़ता है और बहुत लोग इसमें डेथ हो जाती है। इसके ओरिजिन पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो इसलिए इसको हम नहीं चर्चा करेंगे। अभी तक ऑफिशियली इसके ऊपर कोई ये चीज नहीं कही गई। ये एलिगेशन है कि वुहान के जो कोई एनिमल मार्केट है वहां से ये आया। जो इसके अलावा भी, ठीक है, इस सार्स कोविड के अलावा भी और कई सारे सार्स वायरस मौजूद हैं जो पहले भी रिपोर्ट किए जाते रहे हैं। जैसे सार्स वायरस 2002-2003 में साउथ चाइना में है। ये सार्स फीवर पहले भी फैला था 2002 के समय पर, और करीब 26 देशों को इसने प्रभावित किया था। करीब 9000 लोग इससे प्रभावित हुए थे 2003 में। इसके बाद एक और वायरस है जिसका नाम है मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ये जो वायरस था ये सऊदी अरेबिया में 2012 में इसकी पहचान हुई, और इसे कहा गया कि ये कैमल्स के अंदर, जो ऊंट हैं, वहां पर जो ऊंट रहते हैं उनके अंदर ये वायरस रहता था, और ये काफी फेटल इलनेस थी। मर्स जो बीमारी थी, ये इन सभी वायरसेस में जितने वायरस हैं वो फेटल है। 2-3 टर्म्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, उनको समझ लेते हैं। इन्फेक्शियस, आर फैक्टर हमने शायद पढ़ा था। हेलो सर, हेलो हाँ। सर जो 2003 में जो सर सार्स आया था उसमें भी सार्स CO भी मतलब रखा गया था, क्या उसी को देखकर सार्स CO भी टू तो नहीं रख दिया गया है सर? हाँ, नहीं, वो सार्स तो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ इलनेस भी नहीं होता, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है। ये सर तो अगर वन था आपको वो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो सार्स कहलाता है। ये सार्स का कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला सार्स 2002 में भी रिपोर्टेड किया गया था। जैसे कोरोना वायरस एक लंबे समय से मौजूद बीमारी है और समय समय पर ये अपने लक्ष्य वो होती रहती है, पर ये जो 2020 में या 2019 में जो वायरस आया ये थोड़ा डिफरेंट था, और इसके अंदर में जिस हिस्से पर मैं आ रहा हूँ, इसके अंदर दो खास समस्याएं हैं। उसमें इन्फेक्शन, रेट अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, इन्फेक्शियसनेस ज्यादा है। इन्फेक्शियसनेस ज्यादा होने का मतलब कि बहुत तेजी से इसका इन्फेक्शन फैलता है, नंबर 1। नंबर 2, फेटेलिटी। क्या इन्फेक्शन होना गंभीर है? खाली इन्फेक्शन होना ही गंभीर नहीं है। जैसे अभी खासतौर में ओमिक्रॉन हम लोग इस बात के अंतर को समझते हैं कि इन्फेक्शन होना एक बात है, फेटल होना दूसरी बात है। व्हाट इज फेटेलिटी? सर डेथ डेथ होना।
ठीक है। तो एक इन्फेक्शन हुआ तो जैसे ओमिक्रॉन की बात यह है कि ओमिक्रॉन कहीं ज्यादा इन्फेक्शियस है जो पुराने वाला वायरस है, परंतु ये फेटल कम है, इससे शरीर को नुकसान कम होता है, तो फेटेलिटी रेट इसमें कम है, ये इसकी एक अच्छी चीज है। ऐसे ही ये सार्स था, मर्स कोविड वायरस, ये भी ऐसे कोरोना वायरस है मर्स का, जो सऊदी अरेबिया में फैला था, और इसमें सर उसमें भी फैटेलिटी रेट कम था सर, इसमें काफी था। इस मर्स के अंदर में फेटेलिटी रेट, जिनको इन्फेक्शन, इसमें 30 से 40% तक फेटेलिटी रेट था, 30 to 40%। ये काफी फेटल था, पर इन्फेक्शियस नहीं था, ये फैला ज्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड सऊदी अरेबिया में एक खास क्षेत्र में फैल के ये रह गया। देन वी हैव नीफा वायरस, ये भी एक जूनोटिक इलनेस है, ठीक है, जो हमें इंसानों को बैट और पिग से होती है, ठीक है, हो सकती है, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है, इसमें दोनों तरीके का ट्रांसमिशन हो सकता है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, ये दोनों तरीके से ये बीमारी हो सकती है। और इसके जो नेचुरल होस्ट हैं वो फ्रूट बैट, एक तरीके का बैट जो फ्रूट्स खाती है, उसके द्वारा ये वो इसका होस्ट है, नेचुरल होस्ट। जूनोटिक डिजीज इन इंडिया, ठीक है, भारत में कौन कौन से जूनोटिक डिजीज है जो हमें प्रभावित करते हैं, जिसका हाई बर्डन ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। इसका क्या मतलब होता है मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का, कौन बताएगा? सर मॉर्बिडिटी में बीमार होते हैं और मॉर्टेलिटी का मतलब डेथ होना। गुड। मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का मतलब है, हाँ, मॉर्बिडिटी बीमार होना, कितने लोगों को बीमार होगा। क्या मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बराबर होगी? जैसे अभी हमने बात किया था, पहले होगा इन्फेक्शन। अच्छा, जितने लोग इन्फेक्टेड होंगे वो सब मॉर्बिड भी होंगे? यस सर। ओ यस, नहीं ये भी जरूरी नहीं। नो सर, ठीक है, बहुत सारे इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। हमें इन्फेक्शन हुआ, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम ने उसको लड़ाई किया, हमें पता भी नहीं चला, हम ठीक ही रहे, हमें पता ही नहीं चला बीमारी हुई। तो पहली चीज इन्फेक्शन होना, दूसरी चीज मॉर्बिड होना। मॉर्बिड होना मतलब सिम्टम्स आना, लक्षण आना, आपको बुखार आ रहा है, कोई भी लक्षण हो सकते हैं, तो वो लक्षण आते हैं तब हम बोलते हैं ये मॉर्बिड कंडीशन है, मतलब इससे बीमारी हो रही है। इन्फेक्शन इज नॉट इक्वल टू मॉर्बिड एंड मॉर्बिडिटी इज नॉट इक्वल टू मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मतलब उसका डेथ होना। ये तीनों का अलग अलग रिलेशन हो सकता है। हो सकता है एक बीमारी कम इन्फेक्शियस हो पर ज्यादा उसमें मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी हो, दूसरी बीमारी ज्यादा इन्फेक्शियस हो सकती है पर उसमें मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी कम हो सकती है। तो भारत में जो बीमारी जिसको लिए हमें कंसर्न होना चाहिए, नंबर 1 ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेला एक होता है, एंथ्रेक्स ब्रूसेलोसिस, ये एक गंभीर बीमारी है और ऑक्यूपेशनल जूनोटिक डिसऑर्डर है और कई राज्यों में देखने को मिलता है। दूसरी जूनोटिक इलनेस जो हमारे सामने है वो बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस है, जानवरों का। जो ये बकरी से होता है क्या चीज सर? जो एंथ्रेक्स जो ये था सर, ये मतलब ये उसमें गोट वगैरह से भी होता था? शायद कैटल से होता है, ये कैटल से ही होता है ये। तो मुझे ये नहीं पता कि गोट से होता है, पर कैटल से होता है, ये भी सर कैटल गोट, सर गोट भी आ रहा है सर, गोट कैटल में आ सकता है। कैटल इज अ ब्रॉड यस टर्म। सर, जब ये फैला था तो जितने भी गोट्स वगैरह थे ना, सबको सब मट्टी खोद के दफना गोट देते से थे। भी हुआ था सर। अच्छा, ये ठीक सर है, तो वो कैटल हॉर्स गोट ये सब उसमें शामिल होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो फिर दूसरी बीमारी हमारे सामने है, वो है बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जानवरों से होने वाला टीबी। एक होता है हमारा ह्यूमन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक ये माइकोबैक्टीरियम, दूसरा कुछ होता है बोवाइन कुछ होता है, पर ये भी एक प्रकार का टीबी होता है, लेस सीरियस टीबी होता है, बट ये टीबी होता है इसके द्वारा भी।
भारत में बैक्टीरियल डिजीज का बर्डन भी ज्यादा है और रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, ये एक और कंसर्न है। इसके अलावा जो अदर जूनोटिक डिजीज हैं जो भारत के लिए इशू है वो है रेबीज, ब्रूसेला, टॉक्सोप्लाज्मा, सिस्टिसेरोसिस, इकाइनोकोकोसिस, जापानीज एनकेफेलाइटिस, प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस, स्कब टाइफस, नीफा, ट्रिपनोसोमियासिस, केएफडी एंड क्रिमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर। तो ये कुछ ऐसे जूनोटिक डिजीज हैं जिसके बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने देश को बचाना चाहिए। इसको कंट्रोल करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है, ये काम करता है और इस तरीके की बीमारियों को ट्रैक करता है। हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं अगर हम जूनोटिक डिजीज की बात करें? नंबर 1, भारत की आबादी, बहुत सारी ऐसी आबादी है जो जानवरों के बहुत क्लोज कांटेक्ट में आती है। नंबर 2, पॉवर्टी बीमारी जो हमारी है जिसमें भी एनिमल और ह्यूमन कांटेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो लोगों को गरीबी के कारण भी फॉलो करने पड़ते हैं। तीसरा कारण है अनअवेयरनेस, लोगों में जूनोटिक इलनेस के बारे में आज के समय में बहुत कम जानकारी है, ये भी एक कारण है इसको गंभीर बनाने का। चौथा काम है हमारे देश में जो जूनोटिक इलनेस है उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं है, पुअर सीरो सर्विलेंस है। सीरो सर्विलेंस मतलब लोगों के ब्लड में चेक करना, तो ये भी हमारे यहाँ पुअर है। और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज जूनोटिक इलनेस के लिए बहुत लिमिटेड है। तो ये सभी कारण हैं जिनके कारण हमें जूनोटिक डिसीज को कंट्रोल करने में समस्या आती है। जो जूनोटिक डिसीज को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए गए हैं वो है इंटीग्रेटेड, ये जो एनसीडीसी द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें एक है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसका क्या मतलब होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। क्या हुआ AMR? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक से जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस तो सभी समझते हैं ना, कोई दवाई हमें असर नहीं करती है, एंटीबायोटिक खाते हैं असर नहीं होता है। तो क्या कारण होता है उसका? एक कारण तो दवाई खराब हो सकती है, पर अगर वो दवाई अच्छी क्वालिटी की भी हो, परंतु बैक्टीरिया अपनी क्षमता को डेवलप कर लेते हैं किसी बीमारी से लड़ने का। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि आज के समय में नए एंटीबायोटिक का इजाद नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी एक मेजर हेल्थ चैलेंज है। किसी दिन ये भी हमारे देश में बड़े स्तर पर फूट सकता है। क्यों? कैसे ये फूट सकता है? क्योंकि नए एंटीबायोटिक्स नहीं खोजे जा रहे हैं। पीछे के 70 के दशक के बाद कोई बड़ा एंटीबायोटिक दवाई नहीं खोजी गई है। जो पुरानी दवाइयां ही हैं उनको हम रीफॉर्म करके मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नए एंटीबायोटिक्स नहीं बन रहे हैं। पुराने एंटीबायोटिक्स के खिलाफ के प्रति जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट होता जा रहा है। इससे क्या होगा? किसी दिन मान लीजिए ऐसा कॉलेरा फैला, कॉलेरा भारत में एक तेजी से फैलने वाली बीमारी थी, तो इससे बहुत लोग मरते थे। अगर कल कोई एक ऐसा कॉलेरा फैला जिस पर एंटीबायोटिक का असर न हो, तो वो गंभीर परिणाम ला सकता है। जैसे प्लेग है, पर प्लेग में रेजिस्टेंस कम होता है, पर मान लीजिए ऐसा प्लेग फैले जिसके अंदर एंटीबायोटिक दवाई का असर ना हो, तो ये जो साधारण दिखने वाली बीमारियां ही हैं जो आज हम ठीक कर चुके हैं, वो भी हमारे लिए चैलेंज बन सकती हैं। ट्यूबरकुलोसिस ऑलरेडी हमारे लिए चैलेंज बन चुका है। फिर इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस सर्विलेंस प्रोग्राम है, हेलो सर, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोटिक डिसीज प्रोग्राम है। हाँ जी बोलिए। तो सर ये भी डिसाइड करना सर कितना ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से भी सर ये ज्यादा प्रॉब्लम करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश में जो क्यों हमारे देश में ये रेजिस्टेंस इतना बढ़ रहा है, उसका कारण है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। इनडिस्क्रिमिनेट यूज का मतलब होता है कि आप बिना जरूरत, बिना चाहिए नहीं चाहिए, आप उसको कंज्यूम करते हैं। भारत में आप जाइए, किसी भी दुकान पर खड़े हो जाइए, एंटीबायोटिक मांगिए बड़े से बड़ा, वो आपको दे देता है।
जबकि वो नहीं दिया जाना चाहिए। वो ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है, उसे केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलना चाहिए, परंतु आज भारत में वो कहीं भी उपलब्ध है। तो नंबर 1 इनडिस्क्रिमिनेट यूज है इसका एंटीबायोटिक का। नंबर 2 एंटीबायोटिक्स की सही मात्रा नहीं कंज्यूम की जाती, कि जो उसकी राइट क्वांटिटी है। अगर एंटीबायोटिक को लो डोज में लिया जाए तो भी वो एंटीबायोटिक जो है नुकसान करता है। बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं कि ये दवाई हमें गर्म करती है, अगर कोई भी थोड़े से भी साइड इफेक्ट उसके आते हैं तो गर्म करती है, तो उसकी डोज नहीं लेते या कम डोज में लेते हैं, या उसको बीच में खा के छोड़ देते हैं। थोड़ा सा बेहतर हुए, 2 दिन खाया, असर आ गया, छोड़ दिया। उससे क्या होगा, अभी हमारे शरीर में पूरी तरीके से वो बैक्टीरिया मरा नहीं है, परंतु उसको काफी हद तक मर गया है। तो ऐसे में केवल वही बैक्टीरिया बचा रहेगा जो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस है, तो आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो। तो लो डोज में यूज करना या इनकरेक्ट पीरियड के लिए यूज करना, ये दूसरा बड़ा कारण है एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा इसका एनिमल में भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है एंटीबायोटिक का, रेंडमली एनिमल में भी दिया जाता है, तो वो भी एक कारण है जिसके कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और एक बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए। आगे बढ़ते हैं और इस mRNA वायरस की वैक्सीन की बात कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। तो हमने हाँ जी बोलो। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो बीच में जैसे हमारी जो एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स हैं या नशीली दवाएं हैं, इस पे सरकार ने बड़े अच्छे से कंट्रोल किया था कि विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बिना नहीं मिलती थी। तो ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट यहाँ भी तो अप्लाई कर सकती है कि तो ताकि वो इजी वे में ना मिल सके। एक तो हमारे यहाँ वैसी डॉक्टर्स की कमी है, देन यूटिलाइजेशन नंबर ऑफ द विदाउट इंफॉर्मेशन हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब, अब तो टेलीमेडिसिन का ऑनलाइन के माध्यम से भी ऐसी सुविधा काफी कर रही है सरकार, तो इसमें भी एक मुहिम हो सकती है। कर सकती, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, आपका सजेशन 100%। बट सरकार में वो विल पावर नहीं है या अवेयरनेस नहीं है। हमारे नेताओं के पास फिर भी कालाबाजारी हो जाता है सर इसमें। ठीक है, वो सब तो होते रहेगा, कालाबाजारी तो पूरी तरह से आप नहीं रोक पाएंगे, बट फिर भी इसको कॉन्शियसली, सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो, कोई भी समस्या का सबसे पहला हिस्सा क्या होता है कि कोई भी समस्या हो, उसका सबसे पहला हिस्सा होता है उस प्रॉब्लम को अप्रिशिएट करना कि देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी काम करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि हाँ, हमें ये काम करना है, उस काम का महत्व है। आपने आईएएस की तैयारी करना शुरू किया, आपके बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो अपना घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, बट आपने ये तय किया कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, तो सबसे पहले आपने अप्रिशिएट किया प्रॉब्लम। इसीलिए जितने बच्चे पढ़ते हैं उन सबको बहुत मतलब ये हार्डली रिकॉग्नाइज करता हूँ आप लोगों के एफर्ट के। कम से कम आपने समस्या को पहचाना है कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, तो सबसे पहले आप समस्या को पहचानिए। जब उस समस्या को पहचानेंगे तो उनके खिलाफ कदम उठाएंगे, कदम उठाएंगे तो कुछ चैलेंजेस आएंगे। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते समय तमाम समस्याएं आएंगी, घर की समस्याएं आएंगी, बाहर की समस्याएं आएंगी, असफलताएं भी आएंगी, वो भी आएंगी। जब आप पेपर देंगे तो फेल भी होंगे 2-4 बार। उन असफलताओं से अगर आप लगातार सीखते रहेंगे और बेहतर होते रहेंगे, तब वो फाइनली फिर आप किसी दिन पास हो जाएंगे। तो सफलता का यही रास्ता होता है सबसे पहला, इसलिए उसमें जरूरी होता है। आदमी वो कभी सफल नहीं हो सकता जिसको यही नहीं पता कि उसका लक्ष्य क्या है, उसे करना क्या है। तो अभी जो बात रविंदर उठाना चाह रहे हैं वो यही उठाना चाह रहे हैं कि अभी शायद हम इसके बारे में वो भी नहीं है, कंसेंट भी नहीं है कि ठीक है हो रहा है होने दो। तो सबसे पहला काम ये किया जाना चाहिए कि जो ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी है उसे बंद किया जाना चाहिए। लोगों में इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि भाई आप ऐसे दवाई मत इस्तेमाल करो, बिना डॉक्टरी सलाह के इस्तेमाल मत करो, बिना डॉक्टरी सलाह के बंद भी मत करो, और बिना डॉक्टरी सलाह के उसकी डोज को चेंज मत करो। अगर आपको कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लो। तो ये सब काम किए जाने चाहिए, निश्चित रूप से किए जाने चाहिए और सख्ताई से किए जाने चाहिए। पेन किलर दवा भी है लोगों। हाँ सर पेन किलर दवा पेन किलर दवा
पेन किलर दवा और इनमें एक अंतर है। पेन किलर दवा में क्या वो है कि पेन किलर का एक तो आप जो नुकसान है वो व्यक्तिगत ज्यादा है, वैसे तो वो भी गलत है। पेन किलर अगर आप ज्यादा लेंगे ना तो आपको नुकसान होगा, आपका किडनी खराब हो सकता है, आपका लिवर खराब हो सकता है। परंतु एंटीबायोटिक वो चीज है कि जिससे आपको नुकसान नहीं होगा, आपको तो होगा ही होगा, पूरी कम्युनिटी को नुकसान होगा, ये नुकसान स्प्रेड करेगा। इसलिए एंटीबायोटिक को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। लेना सीरियस हमें वो भी चाहिए, परंतु एंटीबायोटिक में फर्क ये है कि आपने मान लीजिए वो दवा खाया, मैंने वो दवा खाया और बराबर नहीं खाया। अब मैंने क्या किया, एक बैक्टीरिया बना दिया अपने शरीर के अंदर में जो कि रेजिस्टेंट है। अब ये इन्फेक्शन मुझे तो होगा ही होगा, परंतु ये जो इन्फेक्शन है मैं शेयर भी करूंगा, अपने घर में शेयर कर सकता हूँ, अपने काम वाले लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, धीरे धीरे वो इन्फेक्शन पूरी कम्युनिटी में फैल जाएगा। और उस पूरी कम्युनिटी में जब वो उस एंटीबायोटिक को खाएंगे जिसे आपने खाकर छोड़ दिया था, वो अब उसका असर होगा नहीं। चैलेंज ये है कि नए एंटीबायोटिक आ नहीं रहे, पुराने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। जब रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो जो 1950 में 60 में जो गंभीर बीमारियां थी वो आज गंभीर नहीं है, परंतु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस गंभीर नहीं बन जाएंगी। तो इसलिए हमें इस खतरे के बारे में सजग रहना चाहिए और काम करना चाहिए। आप अगर विदेशों में जाएंगे तो आपको एंटीबायोटिक दवा कहीं नहीं मिलेगी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो ऐसे नियम हमें अपने देश में फॉलो करना चाहिए। तो चलो, ये तो खैर थोड़ा सा बड़े स्तर की बात हो गई, हम अपने विषय पर आते हैं। mRNA वैक्सीन पर बात करते हैं। जो mRNA वैक्सीन है, ठीक है, भारत में DCGI द्वारा, ड्रग्स कंट्रोलर द्वारा पहले इंडिजिनियस mRNA वैक्सीन को अनुमति दी गई थी। इस वैक्सीन के अंदर mRNA सीक्वेंस जो एक डिजीज स्पेसिफिक एंटीजन बनाता है, ठीक है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। पहले मैं RNA की कहानी आप लोगों को समझा देता हूं, उसके बाद आपको ये कहानी ज्यादा सरलता से समझ आएगी। हमारे शरीर में DNA होता है, RNA होता है और प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे शरीर का बेसिक डेवलपमेंट वो करता है। बेसिक जो चीज जिससे हमारा शरीर बनता है वो प्रोटीन से बनता है, और भी और चीजों के अलावा मुख्य एक काम प्रोटीन का होता है। परंतु ये प्रोटीन बनता कैसे और कौन सा प्रोटीन बनना है, कितना बनना है, किस प्रकार बनना है, वो सब निर्धारित करता है हमारा DNA होता है, वो तय करता है। तो DNA कैसे, हमारे जीन्स कैसे तय करते हैं कि कितना प्रोटीन कैसे बनना है, वो DNA निर्धारित करता है। DNA अपने आप को कन्वर्ट करता है, कॉपी करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करके RNA बनाता है, और ये RNA ट्रांसलेट करके अपने आप को कन्वर्ट करता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन के अंदर। RNA से बनता है प्रोटीन। अब जो ये RNA है, इस वैक्सीन के अंदर में क्या किया गया, नॉर्मली हमने क्या बात की थी, जितनी वैक्सीन होती हैं उसमें हम क्या इंजेक्ट करते हैं, डेड वायरस। डेड वायरस, बेसिकली जरूरी नहीं कि वायरस पूरे का पूरा करे, एंटीजन को हम इंजेक्ट करते हैं, है ना। यस सर, यस, एंटीजन। हाँ, एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं। एंटीजन एक प्रोटीन होता है जो वायरस के या बैक्टीरिया के सरफेस का एंटीजन हो सकता है, कभी कभी अंदर का भी हो सकता है, दोनों तरीके का एंटीजन हो सकता है। जो ये RNA वैक्सीन है, ये एक डिफरेंट वैक्सीन है, जिस RNA वैक्सीन में हम प्रोटीन इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, एंटीजन को इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसे नहीं इंजेक्ट कर रहे। क्या इंजेक्ट कर रहे हैं, एक RNA जो कि इस एंटीजन को बनाएगा। तो ये mRNA ट्रांसलेट करके अपने आप से इस एंटीजन को बनाएगा और इस एंटीजन पर काम करेगा। इससे फायदा क्या होगा, सर वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होगा सर। वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होगा, डोज ज्यादा होगी। जो इम्प्योरिटीज हैं, जैसे हम नॉर्मल जो वैक्सीन है उसमें क्या करेंगे, हम उसमें मैंने जैसे बताया था किल्ड पैथोजन, आप लोगों ने भी बताया,
कि जो बैक्टीरिया वायरस है उसे पहले मार देंगे और उस मार के उसे फिल्टर करके वो कर देंगे, पर उस फिल्ट्रेशन के बाद वो एंटीजन के अलावा और भी कई चीजें साथ में उसके जाएंगी, तो वो उसको तरह तरीके के वो कर सकते हैं, नुकसान पैदा हो सकता है। परंतु जब हम ये mRNA वैक्सीन दे रहे हैं तो हमें पता है कि एक स्पेसिफिक एंटीजन ही उसके शरीर में पैदा होगा, जो आलतू फालतू चीजें हैं वो नहीं बनेंगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि उससे क्या नुकसान और फायदा होगा। तो ये mRNA वैक्सीन भारत में पहली बार इसका ह्यूमन ट्रायल DCGI द्वारा वो किया गया है, ये जो सर अभी अलाउ। सर 2 वैक्सीन आया सर, जो एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है सर, कोवैक्सीन में तो डेड मतलब वायरस वाला वो तो डाला वो है सर उसमें। हाँ, वो ही वायरस है उसमें, वो ये नहीं है, ठीक है। और ये जो वैक्सीन है इसको नीडल सिरिंज के द्वारा दिया जा सकता है, इसके अलावा डायरेक्टली स्किन में दिया जा सकता है, नीडल फ्री स्किन में से इंजेक्ट किया जा सकता है, ब्लड, मसल, लिम्फ नोड में भी इसको स्प्रे किया जा सकता है। इसके अलावा इसे नेजल स्प्रे के द्वारा दिया जा सकता है, जैसे हमारे जो नॉर्मल कन्वेंशनल है वो ज्यादातर इंजेक्टेबल है, पर इसको हम नेजल स्प्रे के द्वारा भी दे सकते हैं। जो कन्वेंशनल वो होते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कन्वेंशनल जो इसके वो होते हैं उसमें हम पैथोजेंस को इनएक्टिव करके या किल करके उसे इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो या दूसरा तरीका होता है वीकंड, जो अटेनुएटेड, किसी से बात हो रही थी ना जब लाइव वैक्सीन वायरस की बात हो रही थी, तो अटेनुएटेड वीक जो वायरस होते हैं उनके द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है कि इसको लंबे समय तक रेफ्रिजरेट करना होता है, लंबे समय तक इसे रेफ्रिजरेट किया जाना चाहिए। तो हमारे जो RNA वैक्सीन हैं ये मतलब मेथोडोलॉजिकली या प्रोग्रेस, मतलब एक रिलेटिव प्रोग्रेस है वैक्सीन के क्षेत्र में, क्योंकि इनको उस तरीके से ठंडे टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, दे कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगर उनको ड्राई रखा जाए तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर भी उसको रखा जा सकता है, और जिससे हम एक स्पेसिफिक एंटीजन को ही बनने का संदेश उनके शरीर में देते हैं। ये कोविड सुरक्षा, इसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता मैं बात करना ज्यादा चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से बदल रहा है। कोविड से संबंधित जो वैक्सीन हैं या जो जो चीजें हुई हैं, जस्ट एक बार रिकैप करने के लिए हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें कोविड से संबंधित आई, क्या क्या एप्लीकेशंस आए, तरह तरह के एप्लीकेशंस बने। तो जैसे एक है कवच। कवच का मतलब है सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, ये एक ऐप बनाया गया था। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप बनाया गया था। कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज ये शुरू किया गया था। इसी से संबंधित एक एग्रीमेंट है जो कहलाता है बबल एग्रीमेंट या एयर ट्रांसपोर्ट बबल एग्रीमेंट। इसका मतलब है एयर ट्रांसपोर्ट कोविड के समय में बहुत सारे देशों ने अपने देश में फ्लाइट लगाना, आना जाना बंद कर दिया, हमने उनकी फ्लाइटों को बंद कर दिया। तो इससे बहुत सारे नागरिक, हमारे नागरिक भी या ऐसे लोग जो किसी भी कारण दूसरे देश जाना चाहते थे, उनको आने जाने की सीरियस प्रॉब्लम शुरू हुई। तो एयर ट्रांसपोर्ट बबल एग्रीमेंट के तहत म्यूचुअल एक्सचेंज बेसिस पर कि ठीक है आप हमारे तरफ के लोगों को आने दो, हम आपके तरफ के लोगों को आने देंगे, ये बबल एग्रीमेंट्स किए गए, एयर ट्रांसपोर्ट बबल एग्रीमेंट, कि हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से एक दूसरे देश में भेजेंगे। ये एग्रीमेंट कहलाया एयर ट्रांसपोर्ट बबल एग्रीमेंट। श्री शक्ति चैलेंज था, जिसके तहत ये चैलेंज रखा गया कि वैक्सीन को या इसके अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए। इससे संबंधित ये एक और पॉलिसी है, दैट इज STIP, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, कि हमें साइंस टेक्नोलॉजी और के क्षेत्र में और इनोवेट करना है। mRNA वैक्सीन, ठीक है, ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये एक और इसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण हमारी उपलब्धि है।
जो कोविड के संबंधित, जो कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीन्स हैं जो अभी इस्तेमाल की जा रही हैं या डेवलपमेंट के अलग अलग श्रेणियों में है, उनमें है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 रशिया की वैक्सीन है जो रशिया के अंदर जो है पहली बार अप्रूव की गई। कोवैक्सीन भारत की वैक्सीन है, काफी न्यूज में थी, अभी दी भी जा रही है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर के कोलैबोरेशन में इस वैक्सीन को बनाया गया, कोवैक्सीन को। जाइकोव डी, ठीक है, जाइकोव डी, जाइडस कैडिला नाम की एक कंपनी है, जाइडस कैडिला, उस कंपनी ने, इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ये इंडियन वैक्सीन को डेवलप किया और ये नेशनल बायो फार्मा मिशन के सहयोग से ये वैक्सीन बनाई गई, जाइकोव डी नाम की वैक्सीन। इसके अलावा कोविशील्ड वैक्सीन है जिसको आप सभी जानते हैं, ये है BNT162B2, ठीक है। ये कोविड-19 वैक्सीन है जो फाइजर कंपनी के द्वारा बनाई गई इसके लिए। इसके अलावा और भी वैक्सीन्स हैं और भी एप्स हैं, क्योंकि इसको अपडेट करने की जरूरत है इस चार्ट को, तो इसको चार्ट को अपडेट करके एक बार आपसे दोबारा एग्जाम के समय पर ही फिर से शेयर करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि आज क्या क्या वैक्सीन और क्या क्या नई नई उपलब्धियां कोविड के क्षेत्र में या कोविड से लड़ने के लिए हो रही है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। सर एक चाइना में सर वो स्टार्ट किया सर, वो जैसे मतलब ट्रेन का डब्बा एक काम टाइप का, करो, उसी में वो तुम क्वारंटीन सब कर रहा है। सारा डाटा इकट्ठा करो, अगली क्लास में मैं इसी पर चर्चा कर दूंगा, मुझे शेयर कर देना एडवांस में। चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं। सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारी नई वैक्सीन बनी है, तो उनको एक साथ इकट्ठा करेंगे एक जगह पर, फिर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू बाय। सर। माय प्लेजर, थैंक Thank you. थैंक यू सर। यू।